हम लोग जेपीएससी मुख्य परीक्षा के भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैंने यह जेपीएससी मुख्य परीक्षा के भारतीय इतिहास का जो है लेक्चर मैं आपको ले रहा हूं। देखिए, अभी मैं आपको जिस चैप्टर पर चर्चा कर रहा था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, उस चैप्टर या वीडियो का नाम था, लेक्चर का नाम था आपका मगध साम्राज्य का राइज ऑफ मगध, जो इम्पीरियलिज्म है वो मगध साम्राज्य का उदय, इंपायर, राइज ऑफ मगध इंपायर, तो चाहे मगध साम्राज्य का उदय, जिस पर मैंने आपको कल साम्राज्यवाद के कुछ तत्व या कारक बताए थे। फिर मगध साम्राज्य के उदय में जो सामरिक कारक है और सामरिक भौगोलिक कारण है या भौतिक जो उसका आधार था, उस वो एक पॉइंट मैंने कल डिस्कस कर दिया। आज मैं मगध के साम्राज्य के उदय के दो कारण पर चर्चा करूंगा। एक कारण है आपका सैन्य संगठन, और फिर मैं आपको दूसरा पॉइंट है मगध का स्वतंत्र सामाजिक वातावरण। आज मैं मगध साम्राज्य के उदय में लास्ट जो वीडियो में या लेक्चर में मैंने आपको मगध का जो सामरिक भौगोलिक महत्व था और उसका सामरिक भौतिक आधार जो पॉइंट है वो मैंने डिस्कस कर दिया था, और आज मैं सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं मगध साम्राज्य के उदय के। उस पॉइंट का नाम है सैन्य संगठन। देखिए, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि आर्थिक संपन्नता एवं प्रचुर भौगोलिक संसाधनों ने मगध को सैन्य शक्ति के संगठन एवं विस्तार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, आर्थिक संपन्नता एवं प्रचुर भौगोलिक संसाधनों ने मगध को सैन्य शक्ति के संगठन एवं विस्तार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया। फिर से सुन लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, आर्थिक संपन्नता एवं प्रचुर भौगोलिक संसाधनों ने मगध को सैन्य शक्ति में संगठन एवं विस्तार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया। अब सेना में हाथियों का प्रयोग आरंभ हुआ। ये दलदली इलाकों के लिए उपयुक्त होते थे तथा दुर्गों को भेदने का काम भी लिया जा सकता था। अन्य जो 15 समकालीन महाजनपद थे, महाजनपदों के पास गज सेना की कमी थी। फिर से सुन लीजिए, हम लोगों को क्या लिखना है कि आर्थिक संपन्नता एवं प्रचुर भौगोलिक संसाधनों ने मगध को सैन्य शक्ति के संगठन एवं विस्तार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया। अब सेना में हाथियों का प्रयोग आरंभ हुआ। ये दलदली इलाकों के लिए उपयुक्त होते थे तथा दुर्गों को भेदने का काम भी किया जा सकता था। इन हाथियों से या गज से दुर्गों को भेदने का काम भी किया जा सकता था। अन्य 15 समकालीन महाजनपद के पास गज सेना की कमी थी। अन्य 15 समकालीन महाजनपद के पास गज सेना की कमी थी। मगध को एक अन्य लाभ भी लोहे के खान के रूप में प्राप्त था। इस लोहा का उपयोग युद्धास्त्र के रूप में किया गया। इस प्रकार लौह युद्धास्त्रों, हाथियों एवं जल सेना की बहुलता ने मगध का अन्य महाजनपदों से अलग कर विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया और उसे साम्राज्य के रूप में ढालने में सहायता की। फिर से सुन लीजिए क्या लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। आर्थिक संपन्नता, इसमें मगध साम्राज्य के उदय के पीछे सैन्य संगठन का कितना प्रभाव था, इस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि आर्थिक संपन्नता एवं प्रचुर भौगोलिक संसाधनों ने मगध को सैन्य शक्ति के संगठन एवं विस्तार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया। अब सेना में हाथियों का प्रयोग आरंभ हुआ। ये दलदली इलाकों के लिए उपयुक्त होते थे तथा दुर्गों को भेदने का काम भी किया जा सकता था। अन्य समकालीन 15 महाजनपदों के पास गज सेना की कमी थी। मगध को एक अन्य लाभ भी लोहे के खान के रूप में प्राप्त था। इस लोहा का उपयोग युद्धास्त्र के रूप में किया गया। इस प्रकार लौह युद्धास्त्रों,
हाथियों एवं जल सेना की बहुलता ने इस प्रकार लौह युद्धास्त्रों हाथियों एवं जल सेना की बहुलता ने मगध को अन्य महाजनपदों से अलग कर विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार लौह युद्धास्त्रों हाथियों एवं जल सेना की बहुलता ने मगध को अन्य महाजनपदों से अलग कर विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया और उसे साम्राज्य के रूप में ढालने में सहायता की। आपको एक पैराग्राफ में ये लिखना है। और अब जो है मगध के साम्राज्य के उदय में जो मगध का स्वतंत्र सामाजिक वातावरण था, इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। अब जो है इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे मगध का स्वतंत्र सामाजिक वातावरण। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, मगध का वातावरण अन्य 15 महाजनपदों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। मगध का वातावरण समकालीन 15 महाजनपदों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। चूंकि शास्त्रों में मगध को अन्यायियों का देश कहा गया है, इसलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टरपन एवं रूढ़िवादिता नहीं था। मगध का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। चूंकि शास्त्रों में मगध को अन्यायियों का देश कहा गया है, इसलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था एवं का कट्टरपंथ एवं रूढ़िवादिता नहीं थी। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक थी। यहाँ के लोगों को प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक थी जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थी। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक थी जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थी। इसी क्षेत्र में बौद्ध और जैन जैसे संप्रदायों का उद्भव और उन्होंने आडंबर कर्मकांड पर चोट कर सरलता और समानता पर बल दिया। इसी क्षेत्र में बौद्ध और जैन जैसे संप्रदायों का उद्भव हुआ और उन्होंने आडंबर कर्मकांड पर चोट कर सरलता और समानता पर बल दिया। फलतः विकास के लिए एक अनुकूल स्थिति पैदा हुई और इस सामाजिक एकजुटता ने मगध को उत्कर्ष प्रदान किया। देखिए, आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि मगध का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। चूंकि शास्त्रों में मगध को अन्यायियों का देश कहा गया है, इसलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टरपन एवं रूढ़िवादिता नहीं थी। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक थी जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थे। इसी क्षेत्र में बौद्ध और जैन जैसे संप्रदायों का उद्भव हुआ और उन्होंने आडंबर कर्मकांड पर चोट कर सरलता और समानता पर बल दिया। फलतः विकास के लिए एक अनुकूल स्थिति पैदा हुई और इस सामाजिक एकजुटता ने मगध को उत्कर्ष प्रदान किया। आपको इसको एक पैराग्राफ में लिखना है। फिर से आज मैं जो पढ़ाया हूं उसको डिस्कस कर देता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने जिस पॉइंट पर चर्चा किया था उस पॉइंट का नाम था मगध के उत्कर्ष में सामरिक भौगोलिक स्थिति और समृद्ध भौतिक आधार। यह पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं मगध के उत्कर्ष में 2 कारणों पर चर्चा कर रहा हूं। एक कारण है आपका संगठन मगध के उत्कर्ष में और दूसरा है मगध का स्वतंत्र सामाजिक वातावरण। लास्ट बार एक मैं फिर से बोल देता हूं। एक पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, आर्थिक संपन्नता एवं प्रचुर भौगोलिक संसाधनों ने मगध को सैन्य शक्ति के संगठन एवं विस्तार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया। अब सेना में हाथियों का प्रयोग आरंभ हुआ। ये दलदली इलाकों के लिए उपयुक्त होते थे तथा दुर्गों को भेजने का काम भी किया जा सकता था। समकालीन महाजनपदों के पास गज सेना की कमी थी। मगध को एक अन्य लाभ भी लोहे के खाई के रूप में प्राप्त था। इस लोहा का उपयोग युद्धास्त्र के रूप में किया गया। इस प्रकार लौह युद्धास्त्र हाथियों एवं जल सेना की बहुलता ने मगध को अन्य महाजनपदों से अलग कर विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया और उसे साम्राज्य के रूप में ढालने में सहायता की। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, मगध का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। चूंकि शास्त्रों में मगध को अन्यायियों का देश कहा गया है, इसलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टरपन एवं रूढ़िवादिता नहीं थी। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक थी जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थी। इसी क्षेत्र में बौद्ध और जैन जैसे संप्रदायों का उद्भव हुआ और उन्होंने आडंबर कर्मकांड पर चोट कर सरलता और समानता पर बल दिया। फलतः विकास के लिए एक अनुकूल स्थिति पैदा हुई
और इस सामाजिक एकजुटता ने मगध को उत्कर्ष प्रदान किया। तो यह हमको दो कारणों पर मैंने आज इस वीडियो में मैंने आपको लेक्चर में डील कर दिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मगध के उत्कर्ष में मगध के शासकों का क्या योगदान था। मगध के उत्कर्ष में, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में मगध के शासकों का क्या योगदान था। उसमें मैं पढ़ाऊंगा बिंबिसार के बारे में, फिर आपको पढ़ाऊंगा अजातशत्रु के बारे में, उसके बाद आपको शिशुनाग के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर जो है महापद्मनंद के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर अशोक के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार शुरू करता है और उसको लास्ट करता है अशोक कलिंग विजय के साथ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की कहानी बिंबिसार के अंग विजय से शुरू होती है और समाप्त सम्राट अशोक के कलिंग विजय से समाप्त होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है प्रारंभिक परीक्षा में कि मगध साम्राज्यवाद का उद्भव कहाँ से, किस लड़ाई से शुरू होती है। तो अंग, बिंबिसार ने जो अंग जीता था वहां से शुरू होती है और समाप्ति जो होती है वो अशोक करता है कलिंग जीतने के बाद। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मगध साम्राज्य के उदय में शासकों की भूमिका पर आपको पढ़ाएंगे। अगर एक लेक्चर में वीडियो में नहीं होगा तो एक और वीडियो, 2 वीडियो में इसको हम बांट देंगे, क्योंकि इसमें बिंबिसार की भूमिका बहुत बड़ी है। फिर शिशुनाग की, अजातशत्रु की भूमिका है, शिशुनाग की भूमिका है, महापद्मनंद की भूमिका है, चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका है, अशोक की भूमिका है। तो 5 शासकों के बारे में आपको मुझे बताना है। तो हो सकता है कि एक वीडियो में नहीं, 2 वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है, धन्यवाद।